अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। जापान पर एक नेक दिल हुक्मरान की हुकूमत थी। बादशाह एक रहमदिल इंसान था, मगर उसका वजीर बेहद मक्कार और बेरहम इंसान था। वो बादशाह और उसके बेटे को मारकर खुद तख्तो ताज पर कब्जा करना चाहता था। उसने सिपा सलार और शाही महल के खानसामाओं को अपने साथ मिला रखा था। वो बादशाह और शहजादे को खाने में एक ऐसा जहर दे रहा था जिससे आदमी आहिस्ता आहिस्ता मरता है और किसी को शक भी नहीं होता कि उसे जहर दिया गया है। शहजादा बीमार होकर क्यूशू शहर से दूर एक पहाड़ी के महल में बिस्तर पर पड़ा था और बूढ़ा बादशाह अपने शाही महल में बीमार रहने लगा। जिस वक्त अंबर और नाग और मारिया जापान के मशहूर शहर क्यूशू की सराय में उतरे तो उस वक्त नेक दिल बूढ़े जापानी बादशाह का चिराग गुल हो रहा था। वजीर बड़ा खुश था कि अब वो सल्तनत का बादशाह बन जाएगा और तख्त पर उसका कब्जा हो जाएगा। सिपा सलार को उसने ये लालच देकर अपने साथ मिला रखा था कि वो उसे अपना वजीर बना लेगा और उसके बेटे को फौज का सिपा सलार बनाएगा। ये साजिश महल के अंदर ही अंदर परवान चढ़ रही थी और रियाया को इसकी कानो कान खबर न थी। रियाया अपने बादशाह और शहजादे से बड़ा प्यार करती थी। उनकी बीमारी से लोग बड़े उदास थे। वो उसे एक कुदरती बीमारी समझ रहे थे जिसका इलाज शाही हकीमों के पास भी नहीं था। वजीर ने बड़ी मक्कारी से काम लेते हुए शहर में ये बात मशहूर करा दी थी कि बादशाह और शहजादा किसी खतरनाक रोग में मुब्तला हो गए हैं और अंदर से वो दोनों को जहर खिला रहा था और ऊपर से झूठी हमदर्दी जताने के लिए मुल्क के मंदिरों में भी देवताओं के सामने बादशाह और शहजादी की सेहत के लिए दुआएं भी मंगवा रहा था। बादशाहों की तारीख इस किस्म के नमक हराम वजीरों और साजिशों से भरी पड़ी है। हमूरबी और फिरौन मिस्र के दरबार से लेकर शाह जापान के शाही महल तक हमें दरबारी साजिशों का एक जाल फैला हुआ नजर आता है, जिसमें हम बादशाहों को कैद खानों में सिसक सिसक कर मरते और शहजादियों के सर कलम होते देखते हैं। अंबर ने इन तमाम दरबारी साजिशों को अपनी आंखों से खून टपकाते देखा था। वो 2,500-3 हजार साल से जिंदा था और तारीख के खून आलूद दरिया में बहता चला आ रहा था। तारीख के हर दौर में बादशाह के हर अहद में अमन, खुशी और सुकून का ज़माना बड़ा मुख्तसर होता और उसकी सारी उम्र दुश्मनों और दरबारों की साजिशों का मुकाबला करते गुजर जाती थी। अंबर अब जापान की सरजमीन में दाखिल हुआ था। उसे यहाँ की साजिशों की कुछ खबर नहीं थी। वो अभी नाग और मारिया के साथ क्यूशू की सराय में उतरा हुआ था और उसे 2 रोज हुए शहर की मटर गश्ती थी और शहर से बाहर वाली झील की सैर की थी। उसने टीले पर उस पुराने गुम्बद का खंडर भी देखा जिसके शहर में झाड़ियों के दरमियान छुपी हुई सीढ़ियां नीचे किसी पुरस्कार तहखाने को जाती थी और जिसके बारे में उन्होंने सराय के मालिक से सुना था कि वहाँ कदीम जापान के एक बादशाह और मलका की कब्रें हैं और चांदनी रातों में वहाँ मलका के रोने की आवाज़ें आया करती हैं। उसे रूहों पर यकीन था। उसके बावजूद उसके दिल में ख्वाहिश नहीं थी कि वो तहखाने में कब्रों के पास जाकर मलका जापान की भटकी हुई रूह के बैन सुने, मगर मारिया ने वहां जाने का फैसला कर लिया था। उसने महज इसलिए अंबर और नाग को नहीं बताया था कि वो उसे वहां जाने से मना करेंगे और मारिया चाहती थी कि तहखाने के मकबरे में जाकर उस तकी मलका की रूह से बातें करे जिसके बादशाह को आज से 1000 बरस पहले जापान के जालिम वजीर ने हलाक कर दिया था। मारिया अब सिर्फ चांदनी रात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि दुखी मलका की रूह सिर्फ पूरे चांद की रात को मकबरे में आकर रोया करती थी। पूरे चांद की रात में अभी 7 दिन बाकी थे। शहर में आने के बाद ये बात अंबर और नाग ने भी सुन ली थी कि बादशाह जापान और उसका इकलौता शहजादा बेटा किसी ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला है जिसका इलाज मुल्क के और दरबार के किसी भी हकीम के पास नहीं है। अंबर ने सराय के मालिक से बात की तो उसने सर्द आह भरकर कहा, मियाँ जी क्या बताऊं, हमारा प्यारा नेक दिल बादशाह और प्यारे शहजादे को न जाने किसकी नजर खा गई कि दोनों बाप बेटा बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं। मलका पहले चल बसी और अब बादशाह और शहजादा भी मरने वाले हैं। अंबर ने कहा, क्या कोई भी शाही हकीम उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सका? जी नहीं, सारे हकीम लाजवाब हो गए हैं। कहते हैं बादशाह और शहजादे की बीमारी हमारी समझ में नहीं आती। जादूगरों ने आकर जादू टूने भी किए हैं, सैकड़ों बकरों को ज़बह किया, महल में कई रोज तक धोनी भी दी गई, मगर बादशाह और शहजादे का रोग दूर नहीं हुआ। नाग ने कहा, क्या हम बादशाह और शहजादे का इलाज कर सकते हैं? सराय के मालिक ने ताज्जुब से नाग को देखा, क्या मतलब है तुम्हारा? अंबर ने कहा, मेरा मतलब है क्या हमें इजाज़त मिल सकती है कि हम शाही महल में जाकर बादशाह का इलाज कर सकें? क्यों नहीं, अगर तुम इलाज कर सकते हो तो खुले बंदों शाही महल में जा सकते हो, मगर सवाल यह है कि तुम कोई हकीम या सन्यासी हो जो बादशाह के इस मर्ज का इलाज करोगे जो शाही हकीमों की समझ में नहीं आया। अंबर ने कहा, बाबा जी, हम हकीम या सन्यासी नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हर बीमारी को दूर कर देती हैं।
अगर तुम हमें शाही दरबार में पहुंचा दो तो हो सकता है हमारी दवा से बादशाह और शहजादा तंदुरुस्त हो जाएं। सराय के मालिक ने खुश होकर नेकी और पूछ मैं आज ही अगर तुम चाहो तो तुम्हें शाही महल में पहुंचाए देता हूँ। नाग ने कहा इस वक्त शाम हो रही है, मेरा ख्याल है हम कल शाही महल जाना पसंद करेंगे। क्यों अंबर भाई, क्या ख्याल है तुम्हारा? अंबर ने नाग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा तुम्हारा ख्याल ठीक है, हम कल दिन चढ़े शाही महल में जाकर बादशाह का इलाज करेंगे और अपनी दवा आजमाएंगे। हमें यकीन है कि हमारी दवा से बादशाह सलामत जरूर अच्छे हो जाएंगे। सराय का मालिक बोला मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी दवा ने बादशाह और शहजादे को तंदुरुस्त कर दिया तो बादशाह तुम्हें सर आंखों पर बिठाएगा और रियाया तुम्हें दुआएं देंगी, क्योंकि हम अपने नेक बादशाह और शहजादे से बहुत प्यार करते हैं। अंबर ने कहा फिक्र न करो, मेरे खुदा ने चाहा तो हमारी दवा अपना पूरा असर दिखाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। सराय का मालिक बोला मगर प्यारे बेटे ये तो बताओ कि ये खुदा कौन है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा बाबा पहले एक काम से फारिग हो जाएं, फिर तुम्हें खुदा की ताकत और अजमत के बारे में बताएंगे। ये कहकर अंबर और नाग बाबा को सलाम करके उठे और अपने कमरे में चले गए। वहां मारिया पहले से उनकी राह देख रही थी। तुम लोगों ने बाहर बहुत देर कर दी, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। नाग ने मुस्कुराकर कहा मारिया बहन, हम तुम्हारे लिए मेंढकों को बंदोबस्त करने गए थे। मेंढक? वो किस लिए? तुम्हारे खाने के लिए। खुदा बचाए, मैं क्यों मेंढक खाने लगी? अंबर ने कहा बात यह है मारिया बहन कि यहाँ जापान में मेंढक लोगों का मन भाता खाया जाता है, लेकिन बड़े खुश होकर खाते हैं। हमने सोचा कि तुम भी इसे खुश होकर खाओगी। खुदा के लिए मजाक न करो अंबर भाई, मुझे ऐसा मजाक हरगिज पसंद नहीं। मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ जो मेंढक खाऊंगी। मैं सिवाय मछली के यहाँ और कुछ नहीं खाऊंगी, और वो भी अपनी आंखों के सामने अपने हाथ से भून कर। अंबर और नाग जोर से हंस पड़े। बहन मारिया तुम सचमुच बुरा मान गई, हम तुम्हें भला मेंढक क्यों खिलाएंगे? हम मछली भून कर ही खाएंगे, लेकिन यहाँ तो हर आदमी या मेंढक खाता है या सांप बड़े शौक से खाता है। मारिया ने मुस्कुराकर कहा फिर तो भाई नाग को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ कभी सांप की जौन बदली तो हो सकता है कोई पेटू जापानी उसे पकड़कर भून डाले और फिर मजे से दावत उड़ाए। नाग ने कहा फिक्र न करो, जब से यहाँ आकर मैंने ये सुना और देखा है कि जापानी लोग सांप को बड़े शौक से खाते हैं, मैं चौकस हो गया हूँ, और मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ सांप की जगह शेर या हाथी की जौन बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये लोग शेर हाथी से बहुत डरते हैं। मारिया ने तंग आकर कहा अच्छा भाई इस बहस को छोड़ो और जल्दी से खाना मंगाओ, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं। अंबर ने कहा मेंढकों के बारे में क्या ख्याल है मारिया बहन? मारिया ने मुंह बसूर कर कहा खुदा के लिए अब मजाक बस भी करो अंबर भाई। इस पर वो दोनों दोस्त और दोनों भाई खिलखिला कर हंस पड़े और उन्होंने नौकरों को कमरे में बुलवाकर कहा देखो भाई, हमारे लिए भुनी हुई मछली का शोरबा, चूजे के कबाब और हिरन के शामी कबाब ले आओ। नौकर ने कहा हजूर आप अमीर सौदागर हैं, क्या आप मेंढक और सांप नहीं खाएंगे? नाग ने कहा अरे लानत भेजो मेंढक और सांप पर, तुम जाकर वही लाओ जो हमने कहा है। बहुत अच्छा हजूर, अभी लाया। नौकर जाने लगा तो अंबर ने कहा सुनो मियाँ, खाना जरा ज्यादा लाना, मेरा मतलब है 3 आदमियों का लाना। नौकर ने हैरानी से पूछा हजूर आदमी तो आप 2 हैं, फिर 3 आदमियों का खाना लाने की क्या जरूरत है? नाग ने कहा भाई हमारा मतलब था कि ज्यादा खाना लाना, हम बड़े पेटू हैं, हम ज्यादा खाना खाते हैं, समझ गए ना? नौकर अपने पेट पर हाथ फेरकर बोला समझ गया हजूर, बिल्कुल समझ गया। मैं भी एक वक्त में 2 आदमियों का खाना खाता हूँ, अगरचे मालिक मुझे बहुत मारता है, मगर सरकार मैं क्या करूँ, मार भी सह लेता हूँ और खाना भी 2 आदमियों का खा लेता हूँ। मैं भी आपकी तरह पेटू हूँ। नौकर अहमकों की तरह हंसता हुआ बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मारिया ने कहा अंबर भाई आपने उससे ये क्यों कह दिया कि 3 आदमियों का खाना लाना, अगर उसे शक पड़ गया तो फिर क्या होगा? अंबर ने सर झटक कर कहा अरे नहीं मारिया, उसे शक नहीं पड़ सकता, वो तो एक बेवकूफ़ नौकर है, उसे क्या मालूम कि मैं क्या कह रहा हूँ। मारिया बोली भाई ये बेवकूफ़ नौकर बड़े होशियार होते हैं, हमें इनसे बचकर रहना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। नाग ने कहा हाँ यार अंबर, मारिया ठीक कहती है, हम एक गैर मुल्क में हैं, यहाँ हमारा कोई दोस्त या वाकिफ नहीं, बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से काम लेना चाहिए, हमें अपनी कमजोरियों से किसी को नहीं आगाह करना चाहिए। अरे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, मैं एहतियात से आइंदा काम लूंगा। मारिया का ख्याल दुरुस्त था, नौकर अगरचे बेवकूफ़ था लेकिन होशियार भी बहुत था। वो सोचने लगा कि इन लोगों ने 3 आदमियों के खाने के बारे में क्यों कहा है। वो सोचते सोचते मालिक के पास गया और कहने लगा सौदागरों के कमरे में 3 आदमियों का खाना चाहिए। सराय के मालिक ने कहा अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वहाँ तो 2 सौदागर हैं, फिर उन्हें 3 आदमियों का खाना किस लिए चाहिए? नौकर ने कहा उन्होंने तो यही कहा है। फिर बोला कि नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि हम ज्यादा खाना खाते हैं, इसलिए 3 आदमियों का खाना लेकर आना। मगर सराय के मालिक का माथा ठनका और सोचने लगा कहीं ये सौदागर जादूगर तो नहीं, बादशाह का इलाज करने का दावा कर रहे हैं और 2 आदमी होकर 3 आदमियों का खाना मांग रहे हैं। जरूर ये जादूगर हैं और इन्होंने अपने हमजाद को काबू में कर रखा है। दूसरे रोज सराय का मालिक अंबर और नाग को लेकर शाही महल की तरफ चल पड़ा। बादशाह के शाही महल के बाहर बड़ा सख्त पहरा था, मगर बादशाह का हुक्म था कि जो शख्स मेरे बेटे का इलाज करने आ रहा हो उसे बिल्कुल ना रोका जाए।
सराय के मालिक ने अंबर को ले जाकर शाही महल के बड़े पहरेदार से मिलाया। उसने पूछा, ये कौन लोग हैं? ये तो किसी दूसरे मुल्क के लगते हैं। सराय के मालिक ने कहा, ए कोतवाले महल, ये दोनों भाई हैं और मुल्क मिस्र से आए हैं। ये हकीम हैं। ये कहते हैं कि इनके पास बीमार शहजादे और बादशाह का इलाज मौजूद है। अगर आप इजाजत दें तो इनको बादशाह सलामत के हुजूर पेश किया जाए। कोतवाल बोला, इसमें इजाजत की कौन सी बात है भाई, हमें तो खुशी है। अगर ये हमारे प्यारे बादशाह और शहजादे का इलाज करके उन्हें तंदुरुस्त कर दें, इन्हें मेरे साथ भेज दें, मैं खुद इन्हें लेकर बादशाह सलामत की ख्वाबगाह में जाऊंगा। सराय के मालिक ने अंबर से कहा, लो बेटा, अब तुम ये समझो कि बादशाह सलामत के पास पहुंच गए। देवता तुम्हारी दुआइयों में असर डालें और हमारा प्यारा बादशाह और नेक दिल शहजादा अच्छा हो जाए। अच्छा, यहाँ अब हमारी तुम्हारी मुलाकात सराय में होगी। सराय का मालिक अंबर और नाग को कोतवाल के हवाले करके वापस आ गया। कोतवाल उन दोनों को लेकर शाही महल के बड़े दीवान खाने में पहुंचा और वहां खास फौजी दस्ते के कमांडर से कहा कि अंबर और नाग को बादशाह के हुजूर पेश किया जाए, क्योंकि वो बीमार शहजादे का इलाज करेंगे। कमानदार उन दोनों को लेकर बादशाह सलामत के ख्वाबगाह में आ गया। बादशाह मसहरी पर लेटा हुआ था। अंबर ने देखा कि बादशाह बड़ा कमजोर और नाजुक हो रहा है और उसकी दाढ़ी और सर के बाल सफेद होने लगे थे। रंग जर्द था, आंखों के नीचे सब्जी माइल हल्के थे। अंबर और नाग फौरन समझ गए कि उसे जहर दिया जा रहा है। ये निशानियां उस शख्स की होती हैं जिसके खाने में आहिस्ता आहिस्ता मारने वाला जहर मिला दिया जाता है। अंबर और नाग ने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने आहिस्ता से हाथ उठाकर कहा, तुम लोग कौन और कहां से आ रहे हो? अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, हम दोनों भाई हैं। हम मुल्क मिस्र से सैरो सयाहत करते यहाँ पहुंचे हैं। हमें जापान मुल्क देखने का बहुत शौक था। यही शौक हमें खींचकर आपके देश में ले आया। यहाँ आकर मैंने सुना कि नसीबे दुश्मन आप बीमार हैं। हमारे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना आपका इलाज करके आपको तंदुरुस्त किया जाए, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि राया आपसे बहुत प्यार करती है और आपका ज़्यादा देर तक जिंदा रहना और शहजादा साहब का तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा, क्या तुम लोग हकीम हो? क्या इससे पहले तुमने किसी बीमार का इलाज किया है? अंबर ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, हम हकीम तो नहीं, मगर इससे पहले हम कई बीमारों का इलाज करके उन्हें तंदुरुस्त कर रखे हैं। मैंने मिस्र में हिकमत का सबक लिया था। बादशाह का वजीर जो के पास खड़ा था बोला, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि तुम हकीम हो? अंबर ने कहा, सबूत तो नहीं, मगर हमें यकीन है कि हम शहजादे साहब और बादशाह का इलाज ज़रूर करके इन्हें सेहतमंद कर देंगे। वजीर ने कहा, और अगर इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उनका कौन जिम्मेदार होगा? अंबर ने कहा, अगर ऐसी बात हो गई तो आप बेशक हमारी गर्दन कलम कर सकते हैं। इस जवाब से बादशाह और वजीर चौंक उठे। इससे पहले किसी भी इलाज करने वाले ने इस किस्म का दावा नहीं किया था। बादशाह को यकीन हो गया कि ये शख्स उसका और शहजादे का कामयाब इलाज करेगा। वजीर को फिक्र लग गई कि अगर उस शख्स ने बादशाह और शहजादे की बीमारी पकड़ ली और इलाज कर लिया तो उसकी सारी की सारी साजिश नाकाम हो जाएगी, बल्कि हो सकता है कि बात खुल जाए और बादशाह को मालूम हो जाए कि उसे जहर दिया जा रहा है। वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि ख्वामख्वाह कुछ हो जाए, अंबर और नाग के इलाज को नामुमकिन बनाना होगा, वरना उसके किए किराए पर पानी फिर सकता है। बादशाह ने कहा, ए नौजवान हकीम, क्या तुम खूब सोच समझ कर ये बात कर रहे हो? क्योंकि इससे पहले कभी किसी हकीम ने ऐसा दावा नहीं किया। अंबर समझ गया कि बादशाह और शहजादे को वजीर ही जहर दे रहा है। वो शाही दरबारों में इस किस्म की साजिशों को देखता आया था। उसने कई ऐसे वजीरों को देखा था जिन्होंने तख्त व ताज अपने कब्जे में लेने के लिए बादशाह को हलाक करवा दिया और वलीयत शहजादे को जहर देकर मरवा दिया। अंबर के लिए इस नतीजे पर पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं थी। वो ये भी समझ गया कि बादशाह एक नेक दिल भोला भाला इंसान है, जबकि वजीर एक मक्कार और चालाक शख्स है। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो बादशाह और शहजादे की जान हर कीमत पर बचाएगा। उसने कहा, ए नेक दिल बादशाह, ठीक है, आपने बहुत हकीम देखे हैं, आपका और शहजादे साहब का बहुत से हकीमों ने इलाज किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे इलाज से शहजादा भी अच्छा हो जाएगा और आप भी तंदुरुस्त हो जाएंगे। वजीर ने मक्कारी से काम लेते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि बादशाह को बीमारी क्या है? अंबर ने पहले नाग की तरफ और फिर वजीर की तरफ देखा। वजीर के चेहरे पर मक्कारी और यारी थी। वो चाहता था कि अंबर कुछ कहे और वो उसे झुठला दे, मगर अंबर ने भी सारे ज़माने देखे थे। वो इस किस्म के कई वजीर देख चुका था। उसने असल बात छुपाते हुए कहा, वजीर साहब, मैं अभी तो कुछ बता नहीं सकता। हाँ, बादशाह सलामत का इलाज शुरू करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इन्हें कौन सा रोग है। वजीर लाजवाब हो गया। उसने कहा, तुम इलाज किस तरह शुरू करोगे? नाग ने कहा, हम बादशाह सलामत को सबसे पहले अलग कमरे में रखेंगे और फिर इनका इलाज शुरू करेंगे। इन्हें गर्म पानी में दवाएं डालकर गुस्ल देंगे। बादशाह ने कहा, ठीक है नौजवान हकीमों, तुम मेरा और मेरे शहजादे का इलाज आज से ही शुरू करो। चलो मेरे साथ पहाड़ी वाले महल पर और मेरे बेटे को भी देखो। मैं चाहता हूँ कि मेरे शहजादे का इलाज करो, वो मुझसे ज़्यादा बीमार है। अंबर ने सर झुकाकर कहा, हम हाजिर हैं हुजूर। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन खास सवारी का बंदोबस्त किया जाए। उसी वक्त सवारी का बंदोबस्त हो गया।
और बादशाह अंबर और नाग वजीर को लेकर पहाड़ी वाले शाही महल की तरफ रवाना हुआ। वजीर परेशान था कि कहीं वो लोग बादशाह और शहजादे को तंदुरुस्त न कर दें। वो तो बादशाह और शहजादे को हिलाक करने के जतन कर रहा था। बहरहाल वो साथ साथ चला जा रहा था। पहाड़ी वाले महल में अंबर और नाग ने शहजादे से मुलाकात की। शहजादा बहुत बीमार था और बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। जहर ने उस पर बहुत बुरा असर कर दिया था। वो मरने के करीब था। नाग ने शहजादे की आंखों में जहर को साफ पहचान लिया। अंबर ने शहजादे की नब्ज देखी तो कांप उठा। नब्ज बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। शहजादा बड़ी मुश्किल से बोल सकता था। अंबर ने पूछा, शहजादा सलामत, आपको भूख लगती है या नहीं? शहजादे ने कमजोर और आहिस्ता आवाज में कहा, बहुत कम भूख लगती है। बादशाह ने अपने बेटे का हाल देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे बेटे, देवता तुम पर मेहरबान हो, तुमने ये क्या हाल बना रखा है? फिर अंबर से कहा, प्यारे हकीम, तुम नौजवान हो और मुझे मेरे बच्चे की तरह अजीज हो। देवताओं की कसम, अगर तुमने मेरे बेटे को तंदुरुस्त कर दिया तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। अंबर ने कहा, ऐ नेक दिल बादशाह, आप पहले ही रियाया की बहुत खिदमत कर रहे हैं। रियाया आपके गुण गाती है। रियाया के बच्चे बच्चे की दुआएं आपके और आपके शहजादे के साथ हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि देवता और मेरा खुदा आपके बच्चे को अच्छा करें। वजीर बड़ा पेचोताब खा रहा था। उसने कहा, हजूर बादशाह सलामत, हमें इलाज शुरू करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। हम इन दोनों नौजवान हकीमों को नहीं जानते। ये लोग अजनबी हैं और दूसरे मुल्क से आए हैं। देवता ना करें अगर कोई खराबी हो गई तो। नहीं वजीर साहब, बादशाह ने बात काट कर कहा, हमें इन दोनों नौजवानों पर पूरा भरोसा है। ये हमारे बेटे का इलाज करेंगे, हमारी तरफ से इन्हें इजाज़त है। वजीर के पास कोई जवाब नहीं था। वो खामोश हो गया। जैसे हजूर आपकी मर्जी। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अपना इलाज शुरू करने से पहले चाहता हूँ कि शहजादे के कमरे को दूसरे लोगों से खाली कर दिया जाए। इस कमरे में सिवाय आपके और आपके शहजादे के कोई और ना हो। ये बात वजीर के लिए बहुत फिक्र और परेशानी वाली बात थी, लेकिन बादशाह को अंबर पर इस कदर भरोसा था कि उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि कमरे से सब लोग चले जाएं। बादशाह के हुक्म के आगे किसी की मजाल न थी कि वो इनकार कर सके। चुनाचे चुपके से वजीर और उसके दूसरे साथी कमरे से बाहर निकल गए। ऐसे में अब ख्वाबगाह में बादशाह, अंबर, नाग और शहजादा रह गए। शहजादे पर नींद बेहोशी तारी थी। वो बात नहीं कर सकता था और ना बिस्तर पर हिल जुल सकता था। अंबर ने बादशाह से कहा, हजूर, अगर आपने अपना और शहजादे का इलाज तवज्जो से ना किया तो दोनों की जान को खतरा है। ये आपकी खुशकिस्मती है कि मैं और मेरा भाई यहाँ गए, इसलिए कि जो बीमारी आपको और शहजादे को है उसका सिवाय इलाज हमारे और किसी के पास नहीं। बादशाह ने कहा, मेरे बच्चे, मैं सारी उम्र तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं पूरी तवज्जो से इलाज कराऊंगा। तुम बेफिक्र होकर इलाज करो। पहले ये बताओ कि शहजादे के बचने की कोई उम्मीद है? अंबर ने कहा, पूरी उम्मीद है कि शहजादा सलामत रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पहुँचने में देर कर देते तो शहजादे का बचना मुहाल था। बादशाह ने पूछा, मेरे बच्चे, ये बताओ कि शहजादे को कौन सी बीमारी है? अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, क्या आपको यकीन है कि इस वक्त हमारी बातें सिवाय आपके और हमारे कोई नहीं सुन रहा? बादशाह ने कहा, यकीन करो, हम यहाँ मुकम्मल तन्हाई में और हमारी बातें कोई गैर आदमी नहीं सुन रहा। अंबर ने कहा, तो फिर गौर से सुनिए, मैं आपको और आपके शहजादे की बीमारी की वजह बयान करने लगा हूँ। बादशाह आगे होकर सुनने के लिए बेताब हो गया। अंबर ने कहा, बादशाह सलामत, आपको और आपके शहजादे को जहर दिया जा रहा है। बादशाह एकदम चौंक पड़ा। क्या कहा, जहर दिया जा रहा है? हाँ बादशाह सलामत, जहर आपको और शहजादे को जहर दिया जा रहा है। ये एक बड़ा ही खतरनाक जहर है। इसका असर आहिस्ता आहिस्ता होता है और आदमी बिस्तर पर पड़ जाता है और धीरे धीरे कमज़ोर होता होता आखिर एक दिन मर जाता है। आपको और शहजादे को भी यही जहर दिया जा रहा है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, मगर ये क्या कह रहे हो तुम? मेरे बच्चे, मुझे और मेरे बेटे को कौन जहर दे सकता है? कैसे जहर दे सकता है? अंबर ने कहा, ये मत पूछें कि आपको कौन, क्यों और कैसे जहर दे रहा है। बस आप ये समझ लें कि आपका कोई दुश्मन है जो आपको और आपके बच्चे को ख़त्म कर देना चाहता है। वो आपको ख़त्म करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है। बादशाह ने पूछा, ये जहर कैसे दिया जा रहा है? खाने में, पीने में? लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे खाने में या पीने में किसी शय में जहर दिया जा रहा हो। नाग ने कहा, बादशाह सलामत, जो जहर आपको दिया जाता है उसका जायका फीका है, उसका रंग कोई नहीं। अंबर ने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जहर आपको और शहजादे को खाने में मिलाकर दिया जाता है। बादशाह सर पकड़ कर रह गया। फिर इस जहर का क्या इलाज हो सकता है? अंबर ने कहा, शहजादे के अंदर जहर पूरी तरह असर कर चुका है। जहर का असर आप पर भी हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये काम करना होगा कि आगे से जहर जिस्म के अंदर जाना बंद हो जाए, बाद में उसका इलाज करेंगे जो जिस्म के अंदर जा चुका है। बादशाह ने कहा, क्या हम खाना पीना बंद कर दें? नाग ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, आपके और शहजादे के खाने पीने का मुआयना मैं किया करूँगा। कोई भी शय मुझे दिखाए बगैर आपको और शहजादे को नहीं दी जाएगी। बादशाह बोला, बहुत खूब, मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त देता हूँ कि तुम आज से शाही बावर्ची खाने के मुहाफिज हो, मगर क्या तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उस खाने या पानी में जहर है? नाग मुस्कुराया। अंबर ने कहा,
یہ بات آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ میرے بھائی ناگ میں یہ قابلیت ہے کہ یہ کسی بھی شے کے اندر چھپے زہر کو دیکھ کر سونگھ کر پہچان لیتا ہے، مگر میرا ایسا دشمن کون ہے جو میرے خاندان کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے؟ امبر نے کہا آپ ابھی یہ بات نہ چھیڑیں، اب اس بات کو بھول جائیں کہ دشمن کون ہے اور وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ ابھی تو ہمیں صرف زہریلے کھانے پینے کو روکنا اور آپ کے جسم والے زہر کا علاج کرنا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ اور آپ تندرست ہو جائیں گے تو یہ بھی سوچ لیں گے کہ ہمارا دشمن کون ہے، اور آپ فکر نہ کریں، خدا نے چاہا تو ہم آپ کو آپ کے دشمن کا بھی بتا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا پیارے نوجوانوں، تم دیوتاؤں کی رحمت بن کر میرے محل میں آئے ہو، میں تمہاری مہربانیوں کا جس قدر بھی شکریہ ادا کروں کم ہوگا۔ امبر نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں بادشاہ سلامت، ہم آپ کے شاہی خاندان کو، آپ کے نیک اور رعایا سے محبت کرنے والے خاندان کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، بس یہ ہمارا اخلاقی اور انسانی فرض ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ فوراً ہمیں کمل کے پھولوں کے سیاہ بیج منگوا دیں۔ بادشاہ نے ایک تالی بجائی، ایک نوکر اندر آ کر جھک گیا۔ حکم عالی سرکار۔ بادشاہ نے کہا فوراً کمل کے سیاہ بیج لائے جائیں۔ بہت بہتر سرکار۔ ملازم چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سونے کی تھالی میں رکھے ہوئے کمل کے سیاہ بیج پیش کر دیے گئے۔ امبر اور ناگ نے مل کر انہیں پیسا، اس میں ایک خاص دوائی ملائی اور شہزادے کو دودھ کے ساتھ پلا دی۔ بادشاہ کو بھی وہی دوا پلا دی گئی۔ یہی دوائی ہم رات کو سونے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو پلائیں گے۔ بادشاہ نے کہا آپ دونوں ہمارے شاہی مہمان ہوں گے، آپ شہزادے کے ساتھ والے کمرے میں رہیں گے، آپ کو یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائے گی، آپ کسی کو بھی حکم کریں آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی جائے گی۔ وزیر کو جب معلوم ہوا کہ ناگ باورچی خانے کا محافظ لگا دیا گیا ہے تو وہ بڑا سٹ پٹایا، مگر بادشاہ کے حکم کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بادشاہ کا حکم وہ بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ اب جب تک بادشاہ زندہ تھا اسے اس کا حکم ماننا ہی پڑتا تھا۔ اس نے شاہی باورچی کو بلایا جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی وزیر نے چپکے سے سپہ سالار کو بھی بلا لیا۔ یہ کمبخت دونوں حکیموں امبر اور ناگوں نے آ کر ہمارے لیے ایک نئی مصیبت پیدا کر دی ہے، وہ شاہی باورچی خانے کا محافظ بن گیا ہے، بادشاہ کو اور شہزادے کو دیا جانے والا کھانا اور پانی وہ خود جانچا کرے گا۔ یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، اب اس کمبخت کو معلوم ہو جائے گا کہ کھانے پینے میں زہر ملا ہوا ہے۔ سپہ سالار نے کہا مگر اسے کس طرح معلوم ہوگا کہ کھانے میں زہر ہے؟ زہر تو پھیکا ہے، بے رنگ ہے، وہ نہ تو دیکھا جا سکتا ہے اور نہ سونگھا جا سکتا ہے، اسے چکھ کر بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر نے کہا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے زبردست حکیم ہیں، ان کمبختوں کو پتہ چل جائے گا کہ کھانے میں زہر ہے۔ باورچی نے کہا سرکار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں کس دن کے لیے آپ کا نمک کھا رہا ہوں؟ دیوتاؤں کی قسم آج سے ایسی استادی کے ساتھ زہر ملاؤں گا کہ ناگ حکیم کا باپ بھی آ جائے تو معلوم نہ کر سکے گا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ وزیر بولا اگر ایسا کر سکو تو اچھی بات ہے، ورنہ میں تو ناامید ہو چلا تھا۔ شاہی باورچی نے کہا سرکار ناامید ہونے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا غلام کس لیے زندہ ہے؟ آخر ہم 100 پشتے شاہی خاندانوں کے کھانے پکا رہے ہیں اور بادشاہوں کو زہر دے رہے ہیں، ہمارا تجربہ کب کام آئے گا؟ آپ ذرا آج ناگ کو آنے دیں تو میں زہر ملاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کیسے معلوم کرتا ہے کہ کھانے میں زہر ہے۔ سپہ سالار نے پوچھا شاہی باورچی تم کرو گے کیا؟ کون سی استادی لگاؤ گے زہر ملانے میں؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ شاہی باورچی نے کہا اگر آپ مجھ سے میرا شاہی خاندان راز معلوم کرنا ہی چاہتے ہیں تو سنیے، میں آج رات بادشاہ اور شہزادے کے کھانے میں زہر نہیں ملاؤں گا۔ وزیر نے حیرانی سے پوچھا تو پھر کیا کرو گے؟ سرکار میں کھانے میں زہر نہیں ملاؤں گا بلکہ ان چمچوں کے ساتھ زہر لگا دوں گا جن سے شہزادہ اور بادشاہ چاول کھاتے ہیں۔ کیوں کیسی ترکیب ہے؟ سپہ سالار اور وزیر خوش ہو کر بولے شاباش، تم نے بڑی اچھی ترکیب سوچی، اس طرح سے تو ساری زندگی ناگ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ بادشاہ اور شہزادے کو زہر دیا جا رہا ہے۔ شاہی باورچی نے غرور سے گردن اکڑا کر کہا حضور یہ لونڈے دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائیں تو میری ہوشیاری اور تجربے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شاباش، تم آج سے کھانوں کے بجائے چمچوں کے ساتھ زہر لگایا کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب جلدی سے جلدی بادشاہ اور شہزادے کا خاتمہ ہو جائے۔ میں اگر چاہوں تو آج رات کو ہی تلوار کا وار کر کے دونوں کو ختم کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اس طرح رعایا ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی کہ ہم نے بادشاہ اور شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ رعایا ان دونوں سے بہت محبت کرتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بادشاہ اور شہزادہ بیمار رہ کر آہستہ آہستہ مر جائیں تاکہ رعایا یہی سمجھے کہ یہ بیمار رہ کر قدرتی طور پر مر گئے ہیں۔ شاہی باورچی نے کہا فکر نہ کریں حضور، ایسا ہی ہوگا، میں زہر زیادہ لگاؤں گا، دیوتاؤں نے چاہا تو 2-3 روز کے اندر اندر ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سپہ سالار کہنے لگا اگر تم بادشاہ اور شہزادے کو جلدی ختم کر دو تو میں تمہیں دریا پار کے سارے گاؤں انعام میں دے دوں گا، تم اور تمہارا خاندان دریا پار کی ساری زمین اور وہاں کے گاؤں کے مالک ہوگے۔ شاہی باورچی نے جھک کر کہا حضور کا اقبال بلند ہو، بادشاہ اور شہزادے کو 1 ہفتے کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا۔ بادشاہوں کو زہر دینے کا میں خاندانی نسخہ استعمال کروں گا،
ठीक है, तुम बावर्ची खाने में जाकर अपना काम करो। शाही बावर्ची सलाम करके चला गया। सिपा सलार और वजीर देर तक एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बातें करते रहे कि किस तरह बादशाह और शहजादे की मौत के बाद उन्होंने मुल्क पर हुकूमत करनी है, तख्तो ताज पर कब्जा करना है, रियाया को ये यकीन दिलाना है कि बादशाह और शहजादा कुदरती मौत मरे हैं। वजीर ने कहा, हमें बादशाह और शहजादे की मौत पर दूसरे लोगों से ज़्यादा शोक मनाना होगा, बड़ा मातम करना होगा, ताकि रियाया को ये यकीन हो जाए कि हमें बादशाह की मौत का बड़ा सदमा हुआ है। सिपा सलार ने कहा, ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब तुम बादशाह बन जाओ तो मुझे वजीर बनाना मत भूलना। हरगिज़ नहीं भूल सकता। जो शख्स मेरी मदद करता है मैं उसे कभी भूला नहीं करता। मैं जिस रोज़ शाही तख्त पर बैठकर ताज सर पर रखूँगा उसी रोज़ तुमको वजीर बनाने का ऐलान कर दूंगा। फिर तुम भी फिक्र न करना, सारी फ़ौज तुम्हारे साथ होगी। लेकिन अगर तुम अपने वादे से फिर गए तो फिर मैं फ़ौज को शाही महल पर हमला करने का हुक्म दे दूंगा। वजीर ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त, कभी नहीं। दोनों वजीर सिपा सलार अपनी नई साजिश का ख्याल दिल में लेकर वहां से चले गए। उन्हें मालूम था कि बादशाह उस वक्त तक पहाड़ी वाले महल में रहेगा जब तक अंबर और नाग शहजादे का मुकम्मल इलाज नहीं कर लेते। शाही बावर्ची की नई तरकीब पर वजीर और सिपा सलार बड़े खुश और मुतमईन थे। उन्हें दिल से यकीन था कि अंबर और नाग कभी ये मालूम न कर सकेंगे कि खानों के चमचों के साथ बेरंग, बेजायका और नजर न आने वाले जहर का सफूफ मिला दिया गया। सिपा सलार भी वजीर के साथ चालाकी कर रहा था, जिस तरह के वजीर उसके साथ मक्कारी से काम ले रहा था। वजीर ने दिल में फैसला कर लिया था कि जो ही शहजादे और बादशाह की मौत के बाद उसने तख्त पर कब्जा किया वो सिपा सलार को भी कत्ल करवा देगा, क्योंकि जो सिपा सलार बादशाह से गद्दारी कर सकता है वो वजीरों से भी गद्दारी कर सकता है। दूसरी तरफ सिपा सलार ने भी दिल में ठान रखी थी कि बादशाह और शहजादे की मौत की खबर आते ही वो वजीर को कत्ल करवा देगा और फौज में ये मशहूर कर देगा कि वजीर ने बादशाह और शहजादे को जहर देकर मारा है, ताकि फौज की हमदर्दियां सिपा सलार के साथ हो जाएं, इसलिए कि फौज बादशाह से मोहब्बत करती थी। अगर ऐसी बात ना होती तो सिपा सलार कब का बादशाह को ख़त्म करके तख्त पर कब्जा जमा चुका होता। अंबर और नाग को बीमार शहजादे के साथ वाला शाही कमरा दे दिया गया। उसके साथ ही शाही बावर्ची खाना था, जहाँ शाही बावर्ची ने चमचे के साथ जहर का सफूफ मिला दिया था, ताकि रात के खाने पर शहजादे और बादशाह को रोज़ की तरह जहर की खुराक मिलती रहे। अंबर और नाग ने कमल के बीज शहजादे और बादशाह को पिला दिए। अब वो अपने कमरे में आ गए। अंबर ने नाग से कहा, नाग, मुझे यकीन है कि ये वजीर ही है जो शाही बावर्ची के साथ मिलकर बादशाह और शहजादे को जहर दे रहा है। नाग ने कहा, इसमें शक की कोई वजह नहीं। ज़ाहिर है वजीर इन दोनों को कत्ल करके खुद बादशाह बनना चाहता है और सिपा सलार जो है वो वजीर के साथ साजिश में मिला है। इसका मतलब यह है कि हमें होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुकाबला दो धारी तलवार से है। तुम फिक्र ना करो अंबर, कम से कम आज के बाद से बादशाह और शहजादे को खाने में या पानी वगैरह में जहर बिल्कुल नहीं मिलेगा, और अगर जहर ना मिला तो मैं 2 रोज़ में बादशाह और शहजादे को तंदुरुस्त कर दूंगा। शाम को अंबर जाकर मारिया को भी पहाड़ी वाली शाही महल में ले आया। उसकी आमद की किसी को खबर न हुई, क्योंकि वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। अंबर और नाग ने बादशाह की बीमारी, वजीर और सिपा सलार की साजिश और शाही बावर्ची के हाथों जहर खिलाने की सारी बातें मारिया को सुना दी, ताकि वो भी अपने दोस्तों और दुश्मनों से खबरदार रहे। रात के खाने का मुआयना करने के लिए नाग बावर्ची खाने की तरफ आया। शाही बावर्ची नाग से पहले होशियार हो चुका था। उसे मालूम था कि आज रात शहजादे और बादशाह को जो खाना दिया जाएगा उसकी निगरानी नाग करेगा, और वो उसका मुआयना भी करेगा और ये देखेगा कि कहीं इसके अंदर जहर तो नहीं मिला। शाही बावर्ची ने ख़ास तौर पर खाने में जहर नहीं डाला था, बल्कि जहर खाने वाले चमचों के साथ लगा दिया। नाग बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो बावर्ची ने बड़े अदब से उठकर सलाम किया। खुश आमदीद हजूर, ये हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे बावर्ची खाने में तशरीफ़ लाए। फरमाइए, आप इस वक्त क्या खाना पसंद करेंगे। नाग अच्छी तरह जानता था कि वजीर इस बावर्ची के साथ मिलकर बादशाह और शहजादे को जहर दे रहा है। बावर्ची से मिले बगैर ये खतरनाक खेल खेला ही नहीं जा सकता। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि बावर्ची ने शाही खाने में जहर किस कदर और कितनी मिकदार में मिलाया है। उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया मियाँ, मैं इस वक्त कुछ नहीं खाऊंगा। बावर्ची ने खुशामद करते हुए कहा, तो फिर सरकार फलों का रस ही पी लीजिए, कम से कम हमारी दिलजोई ही हो जाएगी। नाग बावर्ची की बातूनी और लच्छेदार खुशामदाना बातों से तंग आ गया था। उसने कहा, अच्छा भाई, मुझे एक गिलास अनानास का रस पिला दो। ज़हे नसीब। बावर्ची ने चांदी का एक गिलास भरकर नाग को पेश किया। नाग ने अनानास पीकर गिलास उस तपाई पर रखा तो बावर्ची ने पूछा, हजूर कैसा था शरबत। बहुत अच्छा सरकार, ये ख़ास शाही बागात में से उगे हुए फलों का रस था और हजूर इसको आपके खादिम ने ख़ास अपने हाथों से तैयार किया था। शुक्रिया।
नाग ने बात पलटते हुए कहा, ये बताओ कि शाही महल में जाने वाले खाने का तश्त लगा दिया गया या नहीं? बावर्ची बोला, जी हाँ हुजूर, खाना लगा दिया गया है जिसका आपको इंतज़ार था कि आप तशरीफ़ लाएं और खाने का मुआयना करें ताकि उसे बादशाह और शहजादे के हुजूर में पेश किया जाए। देवताओं की लानत हो उस शख्स पर जिसने हमारे प्यारे बादशाह और नेकदिल शहजादे को बीमार किया। सरकार, भला ये कैसे मुमकिन है कि मेरे होते हुए कोई खाने में जहर मिला दे? मैं तो ऐसे गद्दार की गर्दन उतार कर रख दूँ। नाग ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर मुझे उसका पता चल गया तो मैं खुद उसकी गर्दन उतार दूंगा। बावर्ची ने कहा, सरकार, हम अपने बादशाह सलामत का नमक खाते हैं, भला हम कभी ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि बादशाह सलामत को हलाक करने की कोशिश की जाए? ठीक है मियाँ, कोई भी ये नहीं जानता। अच्छा, आप ज़रा खाना मेरे पास ले आओ। बहुत बेहतर। बावर्ची ने मुलाजमों को हुक्म दिया कि वो खाने का तश्त लेकर नाग के सामने रखकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। नाग के सामने तश्त में किस्म किस्म के खाने लगे थे। उसने सबसे पहले तश्तरी को उठाकर गौर से देखा। नाग चूंकि खुद सांप था इसलिए उसको जहर का फौरन मालूम हो जाता। बावर्ची बड़े गौर से ही पास खड़ा नाग को गौर से देख रहा था। नाग ने पहली तश्तरी रख दी, उसमें जहर नहीं था। दूसरी तश्तरी उठाकर उसे गौर से देखा और वो तश्त में रख दी, उसमें भी जहर नहीं था। नाग ने बारी बारी सारी तश्तरियाँ उठाकर गौर से देखी, उन्हें चखा भी, किसी में जहर मिला नहीं था। वो बड़ा हैरान हुआ कि अगर इस खाने में जहर नहीं तो फिर बादशाह और शहजादे को कौन जहर दे रहा है? पानी में भी जहर नहीं था। नाग ने एक बात वहाँ बैठते महसूस की कि उसे बावर्ची खाने से जहर की हल्की हल्की बू आ रही थी। ये बू सिर्फ नाग ही महसूस कर सकता था, लेकिन ये बात मालूम नहीं थी कि आखिर वो जहर कहाँ है। बावर्ची बड़ा खुश हो रहा था कि नाग जहर तलाश करने में नाकाम है। वो उठकर दूसरी तरफ गया तो नाग ने एक चमचे को पकड़कर सूंघा। चमचे को सूंघते ही उसके पर सारी बात खुल गई। चमचे के साथ जहर लगा दिया गया था। उसने बारी बारी चारों चमचे देखे, चारों के साथ वही कातिल और मोहल्ले के जहर लगा था। नाग ने बड़ी होशियारी से चारों चमचे जेब में रख लिए और उसकी जगह दूसरी तश्त में से 4 चमचे उठाकर रख दिए। बावर्ची कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में सोने का जग था जिसमें पानी भरा हुआ था। नाग ने कहा, ठीक है, मैंने खाने का मुआयना कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं, खाना बादशाह के महल में ले जाओ। मुलाजिम तश्त कंधों पर रखकर बादशाह के कमरे में चले गए। नाग ने कहा, मियाँ बावर्ची, हमें बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारी निगरानी में बादशाह सलामत और शहजादे को बड़ा अच्छा खाना मिल रहा है। ये महज अफवाह थी कि खाने में जहर मिलाया जाता है। मैंने पूरी तरह से एक एक चीज़ को जांच कर देखा है, किसी भी खाने में कोई खतरनाक या जहरीली शय नहीं मिली हुई। बावर्ची खुश होकर बोला, सरकार, ये सब हवाइयाँ हमारे दुश्मन उड़ाते हैं। बात असल में यह है कि मेरे दुश्मन ये चाहते हैं कि वो मेरी जगह शाही बावर्ची बनकर ऐश करें। बस वो मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते ही रहते हैं। मगर सरकार, मेरी नीयत साफ है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं अपने बादशाह सलामत से प्यार करता हूँ और उनकी भलाई चाहता हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाग कहने लगा, शाबाश, तुम वाकई एक नेक और अच्छे इंसान हो। इतना कहकर नाग बावर्ची खाने से उठकर बादशाह और शहजादे के कमरे में आ गया। शाही बावर्ची ने उसे बाहर जाते देखा तो बड़ा खुश हुआ कि उसकी साजिश का नाग को पता नहीं चल सका और जहर चमचों और पानी में मिलकर बादशाह और शहजादे के दस्तरखान तक पहुंच गया। नाग सीधा बादशाह के पास आकर बैठ गया। वो खाना खाने वाला था। उसने नाग से पूछा, क्यों बेटे नाग, तुम पूरी तरह मुतमईन हो कि खाने में कोई जहरीली शय नहीं? नाग ने कहा, जी नहीं, खाना बिल्कुल महफूज है। हाँ, जग वाला पानी ना पिए। क्या इसमें जहर है? जी हाँ। बादशाह गुस्से से बोला, अगर पानी में जहर है तो ये सिवाय बावर्ची के किसी और की शरारत नहीं हो सकती। मैं अभी उसे बुलाकर पूछता हूँ और जुर्म साबित होने पर उसे कैद में डाले देता हूँ। नाग ने बादशाह को ये बिल्कुल नहीं बताया कि चमचे के साथ भी जहर लगा था जिन्हें उसने बदल दिया है। पानी वाले जहर के बारे में भी उसे इल्म था। वो नहीं चाहता था कि पूरे सबूत के बगैर वो शाही बावर्ची पर हाथ डाले। वो अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करना चाहता था और ये मालूम करना चाहता था कि बावर्ची के साथ और कौन कौन शरीक है। अगर वो बादशाह को बता देता कि खाने में जहर बावर्ची मिला रहा है तो बादशाह उसे फौरन कत्ल करा देता। बावर्ची की मौत के बाद बादशाह के दुश्मनों के बारे में कभी ये मालूम नहीं हो सकता कि वो कहाँ हैं और बादशाह के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। नाग खामोशी से शाही बावर्ची की निगरानी करके उसके साथियों को भी पता चलाना चाहता था। चुनांचे उसने बादशाह से कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे शाही बावर्ची पर बिल्कुल शक नहीं। वो एक वफादार खादिम है। पानी में जहर किसी बाहर के इंसान ने मिलाया है जो आपके ख़ानदान का दुश्मन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़रूर उसका पता चला लूँगा। बादशाह के लिए फ़ौरन दूसरा पानी लाया गया। पानी का सोने का जग वापस बावर्ची खाने में पहुँचा तो बावर्ची का माथा ठनका कि नाग ने जहर का खोज लगा लिया है। मगर उसे ये तसल्ली ज़रूर थी कि बादशाह जिस चम्मच के साथ खाना खाएगा उसका जहर बादशाह के जिस्म में ज़रूर चला जाएगा। उसे खबर ही नहीं थी कि नाग ने चम्मच भी बदल दिए हैं। बादशाह और शहजादे ने खाना खा लिया।
नाग उनसे इजाज़त लेकर अपने कमरे में मारिया और अंबर के पास आ गया। उनको सारी बात सुनाई कि बावर्ची ने खाने में जहर तो नहीं डाला, मगर चमचे के साथ जहर मिला दिया और पानी जहरीला था। अंबर बोला, उस बावर्ची के साथ वजीर और सिपा सलार भी मिले लगते हैं, हमें उनका पूरा पूरा खोज लगाना चाहिए। मारिया ने कहा, हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत होना ज़रूरी है। नाग ने कहा, फिक्र न करो, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, पहले मुझे सबूत मिलने दो। वजीर और सिपा सलार साजिश में शरीक हैं, उसके बाद मैं उन्हें गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दूंगा। अंबर ने बाकायदा बादशाह और शहजादे का इलाज शुरू कर दिया। नाग हर रोज़ अपनी निगरानी में बादशाह और शहजादे को खाना खिलाता। उसका नतीजा ये निकला कि बादशाह और शहजादी की सेहत ठीक होने लगी। वो तंदुरुस्त होना शुरू हो गए। कहाँ तो शहजादा अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता था और कहाँ अब ये हालत हो गई कि शहजादे ने बिस्तर पर से उठकर टहलना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर जर्दी की जगह सुर्खी आ गई थी। बादशाह के चेहरे का रंग भी बदल गया, उसकी सेहत भी अच्छी हो गई। वजीर और सिपा सलार को परेशानी हो गई कि उनकी साजिश तो नाकाम हो रही है। वो बादशाह और शहजादे को जल्दी से जल्दी हलाक करके तख्त पर कब्जा करना चाहते थे और वो दोनों तंदुरुस्त होना शुरू हो गए थे। अंबर की जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से शहजादा बहुत ठीक हो गया। अब वो दरबार में भी जाने लगा। सारे दरबारी और रया बड़ी खुश थी कि उनका बादशाह और शहजादा सेहतमंद हो गए हैं। अंबर और नाग की बेहद इज्जत की जाती थी। शहर के सारे मंदिरों में शुक्राने की दुआएं मांगी गई, गरीबों में खाना तकसीम किया गया। एक रोज़ वजीर ने सिपा सलार को बुलवाया और तशवीर से कहा, पांसा उलट गया है, हमारा सारा किया धरे का धरा रह गया। हमने जो कुछ सोचा था उसे अंबर और नाग ने बर्बाद कर दिया। जब तक ये दोनों इस महल में हैं, हमारी कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। सिपा सलार ने मूंछों को उड़ताव देकर कहा, इनको ठिकाने लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, अगर तुम कहो तो मैं आज ही उन दोनों का काम तमाम कराए देता हूँ। वजीर बोला, इजाज़त कैसी भाई, ये काम तो हमें हर हाल में करना है। हम कामयाब ना हो सकेंगे अपने मकसद में, इनको फ़ौरन कत्ल करवा कर इनकी लाशें गुम करा दो। शाही महल में यही मशहूर करवा देंगे कि वो कहीं चले गए हैं। सिपा सलार बोला, ठीक है, मैं आज रात ही ये काम करा दूंगा। मेरे ख़ास आदमी अंबर को उठाकर दरिया किनारे ले जाएंगे और वहाँ उसे कत्ल करके लाश दरिया में बहा देंगे। मेरे लिए बड़ा मामूली सा काम है। ठीक है, उसके बाद नाग को भी इसी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये काम आज ही रात हो जाना चाहिए। फिक्र ना करो, आज ही रात ये काम होगा, कल अंबर इस दुनिया में नहीं होगा। वजीर ने कहा, लेकिन ये कत्ल बड़ी रसदारी से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर तक ना हो कि हमने अंबर को ख़त्म कर दिया है, इसलिए कि अंबर उस वक्त बादशाह का ख़ास आदमी है। रियाया भी उसकी बड़ी इज्जत करती है, दरबारी और शाही महल के लोग भी उससे प्यार करते हैं, फ़ौज भी उसे पसंद करती है, क्योंकि उसकी वजह से बादशाह और शहजादी को सेहत मिली है। सिपा सलार बोला, मैं कोई बच्चा नहीं, ये काम बड़ी रसदारी से ही होगा। बारी बारी दोनों भाई हलाक कर दिए जाएंगे और किसी को हम पर शक तक न होगा। तो फौरन जाकर इन आदमियों का बंदोबस्त करो जो अंबर को रातों रात उठाकर दरिया पर ले जाकर कत्ल करेंगे। सिपा सलार वजीर से रुखसत होकर अपने महल में चला गया। उसने उसी वक्त 4 बड़े हट्टे कट्टे बहादुर सिपाहियों को तैयार किया। उनका काम यह था कि अंबर को उसके कमरे से अगवा करके दरिया किनारे ले जाएं और वहां जाकर हलाक करें और फिर लाश को टुकड़े टुकड़े करके दरिया की लहरों में बहा दें। ये आदमी बड़े बेडर और दलेर थे। वो इससे पहले कई दरबारियों को हलाक कर चुके थे। वो सिपा सलार का हुक्म पाकर वहाँ से चले गए और अंबर के महल के इधर उधर अंधेरे में छुपकर अंबर का इंतजार करने लगे कि वो बाहर निकले और ये उसे उठाकर ले जाएं। रात हो गई। बादशाह और शहजादे को दवा खिलाकर अंबर शाही ख्वाबगाह से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ आ रहा था कि राहदारी अंधेरे में अचानक 4 तरफ से उस पर सिपाहियों ने हमला कर दिया। 2 सिपाहियों ने उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे बेबस कर दिया और बाकी 2 सिपाहियों ने उसे पकड़कर उठा लिया। वो उसे लेकर बाहर महल के पिछली तरफ आ गए। यहाँ उन्होंने अंबर के मुंह में कपड़ा ठोंस दिया ताकि वो आवाज़ न निकाल सके। उन्होंने अंबर को घोड़े पर डाला और उसे सर पट दौड़ाते दरिया की तरफ दौड़ पड़े। उसके मुंह में कपड़ा ठोंसा हुआ था मगर उसे पूरा पूरा होश था। वो जान गया था कि उसे वजीर और सिपा सलार के आदमी अगवा करके ले जा रहे हैं। वो दिल ही दिल में बहुत मुतमईन था और बेफिक्र था। उसे मालूम था कि ये लोग सारी ज़िंदगी भी लगे रहें तो उसे मार नहीं सकते। दरिया किनारे पहुंचकर सिपाहियों ने घोड़े रोक लिए। सरदार सिपाही बोला, इस कमबख्त को ज़मीन पर डाल दो। सिपाही ने अंबर को रस्सियों में बंधे बंधाए ज़मीन पर डाला। सरदार ने हुक्म दिया कि अंबर का सारा जिस्म तीरों से छलनी करके इसे दरिया में फेंक दिया जाए। अंबर ने सरदार का यह हुक्म सुना तो उसे परेशान हुआ। उसे तीरों के लगने का कोई गम नहीं था। अगर गम था कि दरिया में गिरे तो बहते हुए न जाने कहाँ जा पहुँचे। वो नाग और मारिया से दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकता था, इसलिए कि उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। अचानक उस पर तीरों की बौछार हुई। उसके चारों तरफ खड़े सिपाही कमाने हाथ में लिए उस पर तीरों की बारिश कर रहे थे। उसके सारे जिस्म में जगह जगह तीर खूब गए। सरदार ने कहा, इसे उठाकर दरिया में फेंक दो। सिपाहियों ने अंबर को उठाया और धड़ाम से दरिया में फेंक दिया। वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो गया। सरदार को महसूस हुआ कि अंबर के जिस्म पर तीर तो बेशुमार थे मगर कहीं से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। फिर उसने सोचा कि भला ये कैसे मुमकिन कि एक आदमी का जिस्म तीरों से छलनी हो जाए और खून न बहे। ये उसका ख्याल है, खून तो दरिया में बह रहा होगा। सरदार मुतमईन हो गया कि उसके ज़िम्मे
सिपा सलार ने जो काम लगाया था वो उसने पूरा कर दिया। वो सिपाहियों को लेकर रात के अंधेरे में रुपोश हो गया। रात ज़्यादा गुजर गई तो नाग और मारिया परेशान हो गए कि अंबर कहाँ चला गया। उन्होंने महल का कोना कोना छान मारा मगर अंबर कहीं ना मिला। आखिर नाग ने जाकर बादशाह और शहजादे को खबर दी कि अंबर कहीं नजर नहीं आ रहा। बादशाह को भी फिक्र लगा गई कि कहीं दुश्मनों ने उसे ख़त्म करने की कोशिश ना की हो कि वो बादशाह और शहजादे का इलाज करके उन्हें तंदुरुस्त कर रहे हैं। बादशाह ने कहा, बेटा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अंबर को तलाश करने के लिए अभी सिपाहियों को सारे शहर में फैलाई देता हूँ। मेरे सिपाही उसे जहाँ होगा ढूंढ निकालेंगे। आधी रात को ही बादशाह के हुक्म पर सिपाही अंबर की तलाश में सारे शहर में फैल गए। नाग और मारिया गमगीन होकर कमरे में बैठे हुए थे। रात काफ़ी गुजर गई। वो समझ गए कि ये सारी शरारत वजीर और सिपा सलार की है, लेकिन उनके पास कोई सबूत न था, इसलिए वो वजीर या सिपा सलार के खिलाफ किसी भी इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सकते थे। वो सब्र करके लेट गए और इंतज़ार करने लगे कि देखते हैं कि बादशाह की फ़ौज अंबर को तलाश करने में कामयाब होती है या नहीं। एक बात की दोनों को तसल्ली थी कि अंबर मर नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि उसे किसी ऐसे गहरे अंधे कुएं में फेंक दिया गया हो जहाँ से कभी वो बाहर न निकल सके। अंबर का हाल सुनिए कि उसके साथ क्या हुआ। सिपा सलार के आदमियों ने जब उसके जिस्म में तीर मारकर दरिया में फेंका तो वो पानी के अंदर चला गया। उसके जिस्म में एक ऐसी ताकत आ गई थी कि पानी के अंदर गिरते ही उसके नाक के अंदर की झिल्ली बंद हो जाती और पानी फेफड़ों में नहीं जाता था। फेफड़ों के अंदर की हवा महफूज हो जाती और वह दरिया में डूबे रहने के बावजूद मर नहीं सकता था। अंबर दरिया में गिरते ही पानी की लहरों के साथ नीचे चला गया। फिर वो ऊपर की तरफ उभरने लगा। दरिया का बहाव तेज था, उसका सर बाहर निकल आया और वो लहरों के साथ आगे बहने लगा। वो सारी रात दरिया के बहाव के साथ जिधर दरिया जा रहा था उधर बहता रहा। उसने अपने आप को दरिया की लहरों में ढीला छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका आधा जिस्म पानी के अंदर था और आधा जिस्म पानी के ऊपर तैर रहा था। पानी उसके अंदर नहीं जा रहा था। उसकी आंखें खुली थी और आसमान पर चमकते हुए सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, मुसीबतों और हादसों से भरी हुई। अगर वो आज शाही महल के अंदर बैठा शान से हुक्म चला रहा है तो कल भिखारी बनकर गली गली चक्कर लगा रहा होगा। अगर वो बादशाह के पास तख्त पर बैठा है तो कल दरिया में एक लाश की तरह तैरता चला जा रहा है। उसे अपनी सारी पिछली ज़िंदगी याद आ गई, किस तरह वो 2500 साल पहले फ़िरौन के शाही महल में पैदा हुआ, फिर किस तरह उसका बाप चल बसा और एक साजिश के ज़रिए उसे एक गरीब माहीगीर के झोंपड़े में फेंक दिया, फिर कैसे वो अपने दोस्त के साथ तरक्की करते करते मिस्र का बादशाह बना, और फिर देवता ने उसे दुआ या बददुआ दी कि वो कभी ना मरे और हमेशा जिंदा रहे। वो अपनी पिछले ज़िंदगी की बातें सोचता और दरिया की लहरों पर बेबसी के साथ रस्सियों में जकड़ा हुआ बहता चला गया। उसने 2-1 बार हाथों को हिलाकर रस्सियां खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। फिर उसे मारिया और नाग का ख्याल आया कि जब उन्हें वो पता चलेगा कि वो गायब है तो उन्हें किस कदर परेशानी होगी। सिपा सलार के सिपाहियों ने उसे इतना मौका ही न दिया कि वो मुकाबला कर सकता। उसे एकदम झपट लिया गया और रस्सियों में जकड़ कर फेंक दिया गया कि उसे ज़रा सा भी मौका मिला तो वो सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार देता। लेकिन अब क्या हो सकता था, अब तो वो दरिया की लहरों पर बहा चला जा रहा था और रात गुजर रही थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी आसमान पर चमकने लगी तो उसने दरिया में बहते हुए आंखें घुमाकर इधर उधर देखा। दरिया के किनारे काफ़ी दूर थे। दरिया का पाट यहाँ चौड़ा हो गया और वो घबरा गया कि कहीं मकाम किसी पर पहुंचकर वो समुंदर में न गिर रहा हो, क्योंकि समंदर उस शहर के बहुत करीब था। वो परेशान हो गया कि अगर वो दरिया की लहरों के साथ समुंदर में गिरा तो मुसीबत बन जाएगी, फिर न जाने कितना अरसा उसे समुंदर में भुगतना पड़े, क्योंकि उस ज़माने में समुद्रों में बहुत कम जहाज़ और कश्तियाँ चला करती थी। और ये भी हो सकता था कोई बहुत बड़ी मछली उसे सालम का सालम अपने पेट में निगल ले और वो हाथ पाँव भी नहीं हिला सकता था। मछली उसे खा तो नहीं सकती थी, हजम भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उस वक्त तक के लिए मछली के पेट के अंदर बंद हो जाता जब तक मछली जिंदा रहती। अब उसने कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह दरिया के किनारे पर जा लगे। उसके लिए अंबर ने अपने जिस्म को किनारे की तरफ धक्के देने शुरू कर दिए। उसका नतीजा बड़ा अच्छा निकला और वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे की तरफ बढ़ने लगा। दिन काफ़ी निकल आया कि अंबर किनारे के करीब आ गया। क्या ठीक उसी वक्त अंबर ने एक बादवानी कश्ती देखी जो किनारे की तरफ उसके पास आ रही थी। ये कश्ती एक गरीब जापानी माहीगीर की थी। उसने करीब आकर जब एक देखा लाश दरिया में तैरती आ रही है जिसका जिस्म तीरों से छलनी है और सारे बदन में तीर लगे हुए हैं तो वो घबरा गया। अंबर ने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, मुझे कश्ती पर खींच लो। माहीगीर ने जब देखा कि लाश बोल भी रही है तो वो खौफजदा हो गया। गरीब माहीगीर बहुत वहम परस्त था, समझा कोई भूत या चुड़ैल दरिया में लाश का रूप धार कर चली आ रही है। उसने कश्ती मोड़ी और वहाँ से भाग गया। अंबर को बहुत अफसोस हुआ कि माहीगीर उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से डर कर भाग गया। अगर वो लाश बनकर ही पड़ा रहता तो शायद माहीगीर उसे उठाकर किनारे पर ले जाता, क्योंकि जापान के गरीब लोग लाश का बड़ा एहतराम करते हैं। मगर अब क्या हो सकता है, माहीगीर रफू चक्कर हो चुका था। अंबर एक बार फिर दरिया में अकेला रह गया। दरिया की लहरें उसे बड़ी तेजी से आगे की तरफ समंदर की तरफ बहाए ले जा रही थी।
दरिया के किनारे दूर हटते जा रहे थे। दरिया का पाट चौड़ा हो रहा था। उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो अपने आप को किनारों की तरफ धकेले। दरिया के ठंडे पानी ने उसका बदन सुन करके रख दिया था। वो मर तो सकता नहीं था, मगर ठंडा और सुन जरूर हो सकता था। अंबर ने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। सारा दिन दरियाओं से लेकर आगे बढ़ता रहा। सूरज ग़रूब होने लगा, धूप का रंग सुनहरी पड़ गया। फिर शाम की स्याही फैलना शुरू हो गई, दिन की रोशनी कम होने लगी। आसमान पर इक्का दुक्का सितारे चमकने लगे। अंबर को अपने दोस्त नाग और बहन मारिया का ख्याल आया और उसकी आंखें भर आईं। वो अपने बहन भाइयों से दूर होता जा रहा था। रात आ गई, हर तरफ खामोशी और अंधेरा छा गया। आसमान पर बेशुमार सितारे चमकने लगे, हवा भी तेज हो गई। साफ मालूम हो रहा था कि समंदर करीब आ रहा है। फिजा में समंदर की मछलियों की खास बू अंबर को महसूस होने लगी। वो कुछ घबरा गया कि एक बार अगर समंदर पर चला गया तो जाने फिर कहाँ से कहाँ निकल जाए। अंबर रातों रात समंदर में दाखिल हो चुका था। दूसरे दिन का सूरज निकला तो अंबर ने पानी की लहरों पर लेटे लेटे देखा कि वो समंदर में तैर रहा है। दोनों तरफ दरिया के किनारों का नामो निशान न था। समंदर की बड़ी बड़ी मौजें उसे नीचे से उठाकर बड़ी तेजी से आगे की तरफ धकेल रही थी। एक बार तो उसका सर चकरा कर रह गया। आखिर वही हुआ जिसका डर था। किसी को खबर न थी और न किसी को इसकी बाबत मालूम था कि वो कहाँ है, किस साल में है। उसने सर उठाकर इर्द गिर्द देखा। समंदर का पानी नीला था। उसकी बड़ी बड़ी लहरें ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे समंदर ऊंचे नीचे गहरे सांस ले रहा हो। चारों तरफ पानी ही पानी था। समंदर की लहरों ने अंबर को उठा रखा था, वो उसे डुबोने नहीं दे रही थी। समंदर का पानी दरिया के पानी के मुकाबले में ज्यादा ठंडा नहीं था, वो कुछ नीम गर्म था। शायद उसकी वजह सूरज की तपिश हो। दूर दूर तक किसी कश्ती या बादबानी जहाज का नामो निशान तक न था। अंबर अजीब मुसीबत में फंस गया था। उसने बड़ा बुरा वक्त देखा था, लेकिन इससे बुरा वक्त उस पर कभी नहीं पड़ा था कि न जिंदा है न मुर्दा, बस जिंदगी और मौत की दरमियान लटक रहा है। यह बड़ी दर्दनाक सूरत हाल थी। अंबर को अपने आप पर तरस आने लगा कि कैसी अजीब मुसीबत में फंस गया है। वो दिन भी गुजर गया। अंबर को समुद्र में दूसरी रात आ गई। रात को समंदर का पानी ठंडा हो गया। अंबर को सर्दी तो नहीं लगती थी, मगर उसका बदन सुन जरूर हो गया। पानी का बहाव भी बड़ा तेज था। ऐसा मालूम होता था कि वो समंदर के किसी बहुत ही तेज धारे पर चढ़ आया है। समंदरों में किसी किसी जगह पानी की एक पट्टी बड़ी तेज रफ्तारी से बहने लगती है, उसे समंदरी धारा कहते हैं। अगर कोई जहाज उस धारे पर चढ़ आए तो वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, क्योंकि जहाज समंदर में एक खास रफ्तार से चलते हैं और तेज धारे पर आ जाने से उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। चुनाचे आज से हजारों बरस पहले भी और आज के ज़माने में भी जहाज़ों के कप्तान अपने जहाज़ों को समुद्री धारे से हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। समंदर के तेज धारे पर चढ़ आने से अंबर बड़े जोर के साथ लहरों पर आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी हालत लकड़ी के एक टुकड़े की तरह थी जो तूफान के साथ बहता चला जा रहा हो, जिसे कुछ मालूम ना हो कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसे कहाँ जाना है। दरिया से लेकर समंदर तक पानी में उसका तीसरा दिन था और दूसरी रात थी। रातें उसने हजारों लाखों देखी, मगर ऐसी रातें उसने अपने 2500 साल जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो 2 रातों को जंगलों में सोया। उसने जंगल के खूंखार शेरों के गारों में लेटकर रातें काटी। उसने जालिम और जालिम बादशाहों के कैदखानों में जंजीरें और बेड़ियां पहनकर ठंडे पत्थरों पर रातें बसर की, मगर ऐसी रात उसने कभी बसर न की। वो रस्सियों में जकड़ा समंदर में बहता चला जा रहा था। अंबर को किसी वक्त अपनी हालत पर रोना आता और किसी वक्त हंसी आती। उसकी किस्मत अच्छी थी कि देवताओं की दुआ या बददुआ की वजह से वो मर नहीं सकता था, वरना अब तक उसका जिस्म भी समंदर के नमकीन खारे और तेजाबी पानी में गल सड़कर मछलियों की खुराक बन गया होता। वो इस बात पर बड़ा हैरान था कि अभी तक किसी मछली ने उस पर हमला क्यों नहीं किया। छोटी छोटी बेशुमार मछलियां उसके पास से होकर गुजर जाती, मगर अभी तक वेल या शार्क किस्म की कोई खूंखार और बड़ी मछली नहीं आई थी। आखिर उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। दिन चढ़ा तो एक शार्क मछली इंसान की बू पाकर अंबर की तरफ लपकी। अंबर ने दूर ही से मछली को अपने करीब आते देख लिया। शार्क मछली इंसान की दुश्मन होती है, उसके दांत बड़े तेज होते हैं, इंसान को दूर ही से सूंघ लेती है और फिर हमला करके इंसान के टुकड़े उड़ा देती है। अंबर ने शार्क को देखा कि अपना खौफनाक दांतों वाला मुंह खोले उसकी तरफ लपकी चली आ रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि वो मर तो सकता नहीं, मगर शार्क उसे तंग बहुत करेगी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।